बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जुल्फ़िकार, आपका केमिस्ट्री का टीचर। आज हम पढ़ेंगे फेज़ ट्रांजिशन का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस को किस तरह डिफ़ाइन करेंगे और ये कौन सा प्रोसेस है और उसमें क्या क्या इवेंट्स आते हैं ड्यूरिंग फेज़ चेंज। सबसे पहली बात कि कंडेंसेशन आपके पास ये वो फिनोमेना है कि जिसमें एक फ़िक्स टेम्परेचर पर गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। किस चीज़ में? लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, यानी लिक्विफाई होते हैं। लिक्विफिकेशन होता है, इसमें क्या होता है? लिक्विफाई होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस प्रोसेस में आपके पास दो चीज़ें हैं जिस पर ये डिपेंड करता है फेज़ ट्रांजिशन असल में जो होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक हमारे पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके रोशनी में ये हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के जो पॉइंट्स है उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किस तरह कंडेंसेशन को एक्सप्लेन करता है, यानी गैस मॉलिक्यूल जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी उसके हवाले से क्या क्या एजम्पशन रखती है। नंबर फर्स्ट, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फेज़ ट्रांजिशन यानी गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये बताता है हमारे पास कि आपके पास जब मॉलिक्यूल का बिहेवियर होगा, मॉलिक्यूल का बिहेवियर जो होगा, बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। किस तरह इन टर्म ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी गैस मॉलिक्यूल जब गैस फेज में होते हैं ये एक दूसरे से दूर होते हैं। जब दूर होते हैं तो इन गैस मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन होता है। अच्छा, जब रैंडम मोशन होता है तो ड्यूरिंग फेज चेंज जब ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त पॉइंट नंबर फर्स्ट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का कि हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो गैस मॉलिक्यूल में आ जाते हैं, यानी अपेयर हो जाते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कम क्लोजर टू ईच अदर in order to get न्यू फेज ऑफ मैटर, यानी नया फेज ऑफ मैटर को हासिल करने के लिए, और वो क्या होगा? वो हमारे पास लिक्विड फेज होगा। यहाँ तक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इंटरप्रिटेशंस हमें बताती है। नंबर फर्स्ट कि ये आपके पास मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, और रैंडम मोशन में जब होते हैं तो काइनेटिक गैस मॉलिक्यूल के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होते हैं। अच्छा, अब जब फेज ट्रांजिशन होगी तो क्या इवेंट होगा? आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल में आ जाएंगे, यानी डेवलप्ड हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर इन ऑर्डर टू गेट न्यू फेज ऑफ मैटर, यानी नया फेज हासिल करने के लिए मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे। अब जब क्लोज आएंगे तो यहाँ पर दो बातें हैं। क्या बातें हैं? कि मॉलिक्यूल जब क्लोज आएंगे तो मॉलिक्यूल के मोमेंट में चेंज आएगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी, मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे हम इंटरनल एनर्जी में। हमारे पास मॉलिक्यूल जब मोशन में आता है गैस मॉलिक्यूल का, आप लोगों को पता है कि गैस मॉलिक्यूल में, गैसेस में आपके पास जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उन मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ये बात तो अंडरस्टूड है। लेकिन जब ट्रांजिशन होता है, जब हो रहा होता है ट्रांजिशन, यानी गैसेस जब लिक्विड में आने शुरू हो जाते हैं, नहीं, जब ट्रांजिशन हो रहा होता है उस वक्त आपके पास काइनेटिक एनर्जी, यानी मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब आपको पता है? मैंने पहले लेक्चर में बताया था
कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज यानी मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू टेम्परेचर। आपके पास क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर जब कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये बात भी अंडरस्टूड है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट शुरू हो जाते हैं, कन्वर्जन शुरू हो जाती है। उस वक्त आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये एक कूलिंग फिनोमेना है। टेम्परेचर डाउन होता है तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। और यह बात भी अंडरस्टूड है कि पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक पोजीशन से है। किस चीज़ से है, पोजीशन से है, पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल से। और काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल से। जब टेम्परेचर डाउन होगा तो मोशन भी कम होगा, जब मोशन कम होगा तो पोजीशन ऑफ यानी पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब यहाँ तक तो बात अंडरस्टैंडेबल है। अब जब हम मेन इवेंट की तरफ आते हैं, उसमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। जब आपके पास इवेंट्स होंगे, इवेंट्स ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या क्या इवेंट्स होंगे, किस तरह, ड्यूरिंग फेज चेंज। अब फेज चेंज आ गया, किस तरह आ गया, मॉलिक्यूल्स डाउन हो रहे थे, उसका काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो रही थी, उन लोगों ने एक स्टेट कायम कर लिया। ये बात जाहिर है कि यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल और लिक्विड मॉलिक्यूल की जो बिहेवियर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर डिफरेंट और लिक्विड मॉलिक्यूल का बिहेवियर डिफरेंट। जब लिक्विड मॉलिक्यूल में कन्वर्जन शुरू हो जाता है गैस की तरफ से, उस वक्त ये बात तो अंडरस्टूड है, ये मैंने भी बता दिया कि ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। इस बात को समझने की कोशिश ज़रा करें मेरे साथ। आप लोगों के पास ये बात, हम एक बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें आपके पास कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, ये बात ज़रूरी है फेज ट्रांजिशन के लिए कि सिस्टम मस्ट बी व्हाट, क्लोज्ड। आपके पास मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ये मॉलिक्यूल अबाउट इट्स मून पोजीशन घूमते फिरते हैं, गैस हैं, ठीक है ना। तो इनकी जब काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन कम हो जाएगा, तो मोशन कम होने की वजह से आप लोगों के पास इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं। जब ये चीज़ डेवलप हो जाती है तो यहाँ पर जब बिल्कुल एक वक्त आ जाता है कि ये गैस मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल में कन्वर्जन शुरू कर देते हैं, उस वक्त जब मज़ीद टेम्परेचर हम डाउन करेंगे, उस वक्त मज़ीद फर्दर टेम्परेचर जब डाउन होगी तो फर्दर टेम्परेचर इस बात में यूटिलाइज होती है कि यहाँ पर लिक्विड गैसेस मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में बस। तो उस वक्त टेम्परेचर मजीद लेट से ये आपके पास -10 डिग्री सी पर कोई भी आप कंसिडर कर सकते हैं, एक गैस है जो लिक्विड में जा रहा होता है। अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव हो गया, मजीद जब मैं इससे कम टेम्परेचर और डाउन करूंगा उस वक्त 10 से -15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? इसका जवाब यह है कि जो फर्दर प्रोवाइडेड टेम्परेचर डाउन हो रहा है वो इस बात में यूटिलाइज हो रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप्ड हो रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये एनर्जी जो है उसमें यूज हो रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिकम्स कांस्टेंट, इसलिए आपके पास क्या है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट उस वक्त रहता है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो असल चीज़ है, हमने काइनेटिक एनर्जी, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल तकरीबन लिक्विड में आ गए, ट्रांजिशन हो रही है। अच्छा, इस वक्त आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ये कूलिंग फिनोमेना है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन में पहले भी चुका हूँ आप लोगों के पास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन ऑफ गैस टू व्हाट, लिक्विड स्टेट। एक बात जहन नशीन कर लें कि फेज ट्रांजिशन में
फेज ट्रांजिशन में ये जो गैसेस होते हैं ये इज एन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद व्हाट, विद लिक्विड फेज। ये एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये बात, डायनामिक का क्या मतलब कि गैस लिक्विड में जाएगा और लिक्विड गैस में जाएगा और यहाँ पर आप लोगों के पास टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी बिकम व्हाट, कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट गैसियस फेज में जा रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास कंडेंसेशन के बाद आ रहा होता है, हमारे पास है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग भी हमारे पास एक फेज चेंज है, फ्रीजिंग प्रोसेस। अच्छा, अब फ्रीजिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये भी एक फेज चेंज है, ट्रांजिशन है। ये बात अंडरस्टूड कर लें कि फ्रीजिंग में आपके पास लिक्विड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, सॉलिड में। तो चेंग बुक है वो लिखता है इसके हवाले से कि इसको हम सोलिडिफिकेशन भी कहते हैं, सोलिडिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर लिक्विड सोलिडिफाई होता है। क्या होता है, सोलिडिफाई होता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड स्टेट, इट्स व्हाट, सॉलिड स्टेट। और ये भी आपको पता है कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर भी वही बातें रिपीट होगी जो मैंने उधर बताई थी कि फ्रीजिंग कोई भी फेज चेंज है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमारे पास फिर वो बातें आ रही है, क्या आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के इंटरप्रिटेशन, और दूसरी बात क्या, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी, इधर काइनेटिक एनर्जी की बातें हम करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बातें हम करेंगे। यहाँ पर हम इसी पेज में वही मॉलिक्यूल्स की बिहेवियर पढ़ेंगे। अब बिहेवियर इन टर्म ऑफ व्हाट, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पढ़ेंगे। ठीक हो गया, मेरे साथ ही रहें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। मेरे साथ रहें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आसानी के साथ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग फिनोमेना में मैं अभी वही पॉइंट्स का सहारा लेके आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। अंडरस्टूड है कि आपके पास लिक्विड जा रहा है सॉलिड में। अच्छा, यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी बिहेवियर ऑफ लिक्विड इस केस में क्या होगा। ये बात जहन नशीन कर लें कि लिक्विड के मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक दूसरे के करीब होते हैं। क्या होते हैं, करीब होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। किस तरह, रैंडम मोशन में होते हैं। और ये बात भी अंडरस्टूड है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल में अच्छा खासा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली, कंपैरेटिवली अगर हम देखें गैसेस के साथ, तो यहाँ पर लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है सॉलिड फेज में, तो आप यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनिस्बत किस चीज़ के, गैस के, मैं यूँ कह सकता हूँ कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट एट व्हाट, गैसेस। अच्छा, अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसके हवाले से कहता है कि आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ड्यूरिंग इवेंट ऑफ ट्रांजिशन, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस और भी इंक्रीज हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, या यूं कह सकते हैं हम कि मजीद डेवलप्ड हो जाएंगे। मॉलिक्यूल कम क्लोज आ जाएंगे, मजीद एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। अब क्यों करीब आ जाएंगे, तो इधर मैं वही पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि इन ऑर्डर टू गेट या कन्वर्ट इट टू, या मैं यूं लिख सकता हूं, इन ऑर्डर टू गेट न्यू फेज ऑफ मैटर, न्यू फेज ऑफ मैटर को अचीव करने के लिए ये कम क्लोज हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे। ठीक है, करीब आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एट लास्ट ये सॉलिड में चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब ये कम क्लोज आ गए, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए,
तो यहाँ पर फिर इंटरनल एनर्जी का क्या होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के हालात क्या होंगे उसको भी देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यानी हमारे पास इंटरनल एनर्जी के हवाले से भी कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर आएंगे। यानी आपके पास दो चीज़ें हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये बात काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से आप लोगों के जहन में ये बात जहन नशीन होनी चाहिए कि हमारे पास जब लिक्विड सॉलिड में जाता है, ठीक है, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है व्हाट, डिक्रीजेस। क्या डिक्रीज हो जाती है? क्यों डिक्रीज होती है बताता हूँ। आपके पास जब ट्रांजिशन हो रहा होता है, लिक्विड सॉलिड में जा रहा होता है, उस वक्त भी आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही होती है। अच्छा, डिक्रीजेस। मगर यहाँ पर एक बात में जो यहाँ पर एक्सप्लेन की थी कि जब टेम्परेचर एक ट्रांजिशन का टाइम आ जाता है तो उस वक्त टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एवरेज कांस्टेंट हो जाती है, वही बात उधर भी एक्सप्लेन होगी। तो थोड़ी सी मेरे साथ यहाँ पर इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि इवेंट क्या होगा, क्या होगा, इवेंट ऑफ फ्रीजिंग इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब आपके पास टाइम आ गया, क्या टाइम आ गया, आपके पास ये टेम्परेचर रीच हो गया, आ गया कि उसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उस वक्त ड्यूरिंग कन्वर्जन जब ये फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है, आप लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी बिकम्स व्हाट, कांस्टेंट, और आपके पास उस वक्त टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और आपके पास तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी मज़ीद डिक्रीज हो जाती है कंपैरेटिवली टू कंडेंसेशन। अच्छा, अब ये बात एक्सप्लेन करूंगा कि काइनेटिक एनर्जी क्यों कांस्टेंट और टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट। वही बात होगी कि जब आपके पास ये लिक्विड था, ये क्या था, ये लिक्विड था, ये लिक्विड था। इसी लिक्विड को अगर मैं इधर ले लूँ कि ये एक स्पीकर में ये लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किस चीज़ में, सॉलिड में। किस चीज़ में, सॉलिड में। तो इधर मॉलिक्यूल एक दूसरे के थोड़े थोड़े दूर है क्योंकि ये लिक्विड है। अब जब करीब आने लग जाएंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं उस वक्त मजीद प्रोवाइडेड टेम्परेचर या डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इस बात में यूटिलाइज होगी कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर एंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होने में खर्च होगी वो एनर्जी, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल टेम्परेचर जिस तरह मैंने इधर बताया था कि -10 था, लेट्स से ये एक ऐसा लिक्विड है कि इसका सॉलिडिफिकेशन यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास -50 है। मैं -51 की तरफ मजीद टेम्परेचर डाउन करना चाहता हूं लेकिन होगी नहीं कुछ वक्त तक, ठीक है ना। यानी ये नहीं कहता हयात में टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा और नहीं होगी, नहीं, जब तक यहां पर लिक्विड मौजूद होगी और पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं होगी उस वक्त तक सॉलिड का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा, स्पेस का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। यहां पर जो डाउन टेम्परेचर जा रहा है, मैं एक इनपुट तो दे रहा हूं ना सिस्टम को, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन के डेवलप्ड होने में यूटिलाइज हो रहा है। इस वजह से हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट एट फेज ट्रांजिशन। दिस इज द होल स्टोरी अबाउट वर्ड फ्रीजिंग। नाउ कम टू वर्ड द नेक्स्ट फेज जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, उसको पढ़ते हैं, वो है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन को भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि चीज़ें आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि आसानी के साथ, पॉइंट्स के साथ, रिडक्शनिज्म के साथ आपको समझाएं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे बच्चों डिपोजिशन, सब्लिमेशन। और आपको पता है कि सब्लिमेशन जाबर इब्न हय्यान जो फादर ऑफ क्लासिक केमिस्ट्री था, उसने ये प्रोसेस डिस्कवर किया है सब्लिमेशन। इसमें होता क्या है, ये बात अंडरस्टूड है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, गैस में। ये वो फेज ट्रांजिशन है। अच्छा, इसका बहुत अच्छा और गुड एग्जांपल आप लोगों के पास है कि अगर हम ले लें ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डायरेक्ट, ठीक है। इसको कहते हैं सब्लिमेशन।
और हम एक रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी करते हैं लेबॉर्ट्री में, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ नेप्थलीन, ठीक है ना। उसमें भी हमारे पास क्या होता है, सब उसको हम सबलाइन करते हैं ताकि वो प्यूरिफाई हो जाए, ठीक है ना। तो वे क्रिस्टलाइजेशन, प्री क्रिस्टलाइजेशन आप अगर टाइप करें, सर्च कर ले तो इंशाल्लाह उसमें आपको सब्लिमेशन सामने आ जाएगा। अच्छा, ये एक फेज ट्रांजिशन है। तो इस फेज ट्रांजिशन के लिए मैं थोड़ा सा डिफिनीशन जुबानी कलामी बताऊंगा, आप साथ नोट किया करें कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट, क्योंकि ये फिजिकल चेंज है। और जब फिजिकल चेंज यानी फेज ट्रांजिशन, वही बात जब फेज ट्रांजिशन होगी तो फिर वही दो बातों का दखल होगा, और इन दो बातों की वजह से हम इस दो फेज ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करते हैं। क्या हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इंटरप्रिटेशन प्लस इंटरनल एनर्जी, क्या इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए। यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं कि अगर हमारे पास यहां पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है तो, और वो कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट किस चीज में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अच्छा, तो यहां पर जब सॉलिड गैसियस फेज में जाता है तो दिस इज व्हाट, दिस इज एंडोथर्मिक फिनोमेना, दिस इज व्हाट, एंडोथर्मिक फिनोमेना। इस पूरे फेज ट्रांजिशन में ये बात अपने साथ एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें। मैं इधर छोटा सा बनाता हूं, आप इधर लेंगे कि आपके पास मेल्टिंग जो हमने पढ़ा है, आप लोगों के पास बॉइलिंग जो हमने पढ़ी है, और आपके पास सब्लिमेशन, ये तीन फिनोमेना जो हमने, ये तो अभी पढ़ेंगे, ये तीन जो है ये आपके पास क्या है, ये एंडोथर्मिक है। ये क्या है, ये एंडोथर्मिक फिनोमेना है। और तीन आपके पास जो हम एक था हमारे पास क्या, फ्रीजिंग जो अभी हमने पढ़ ली। अच्छा, एक हमारे पास थी कंडेंसेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, और ये हमारे पास है डिपोजिशन, डिपोजिशन। ये तीन फिनोमेना हमारे पास क्या है, ये एक्सोथर्मिक फिनोमेना है। एमसीक्यूज के लिए अपने पास नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं सब्लिमेशन के हवाले से। सब्लिमेशन में आप लोगों के पास क्या होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहता है कि एटम्स ऑफ सॉलिड्स, एटम ऑफ सॉलिड जो है ये बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के, यानी सॉलिड्स के एटम की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि एटम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है और वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये बात अंडरस्टूड है, आसान भी है। अच्छा, फिर जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब इसको हम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल व्हाट increases. When the kinetic energy of molecule increases, it means that motion of molecule increases. So when the motion of molecule increases, तो here आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। ये दो बातें हम इंटरनल एनर्जी में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर बिहेवियर की बात अगर की जाए तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड में बहुत ज़्यादा थे, मगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर इसको मिल रहा होता है और फेज ट्रांजिशन हो रहा होता है तो हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वीकर, बिल्कुल वीक हो जाते हैं। इतने वीक हो जाते हैं कि मॉलिक्यूल को लिक्विड में कन्वर्ट होने का टाइम ही नहीं मिलता और ये डायरेक्ट गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये इतने वीक हो जाते हैं। अच्छा, अब हम इंटरनल एनर्जी के पॉइंट्स को पढ़ते हैं। इंटरनल एनर्जी में हम दो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, एक हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है, और एक हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पेज पे, मेरे साथ रहे, जल्दी जल्दी चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। इंटरनल एनर्जी में आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी
ड्यूरिंग फेज चेंज, ड्यूरिंग फेज चेंज। फेज चेंज क्या है? सॉलिड और गैस में डायरेक्ट जा रहा है। अच्छा, अब यहां पर आप लोगों के पास अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी एवरेज। तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, ये बात अंडरस्टूड है। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जिसका पोजीशन के साथ ताल्लुक है वो भी क्या हो जाएगी? वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये भी इंक्रीज हो गई। अब टाइम आता है किस चीज का? ट्रांजिशन का। हम कर रहे होते हैं, टेम्परेचर दे रहे होते हैं, टाइम आ जाता है कि आपके पास प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी सॉलिड गैस में जा रहा होता है। ठीक है, इस वक्त जब ट्रांजिशन शुरू हो जाती है तो ट्रांजिशन के वक्त हम कहते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है जो हमारे पास बराबर है किस चीज का? टेम्परेचर का। तो ये क्या हो जाता है? ये बिकम्स व्हाट? ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं। क्यों कांस्टेंट होते हैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये जब टेम्परेचर लेता है तो इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसको तोड़ना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है। तो एट सब्लिमेशन, व्हेन द सॉलिड सब्लिमेट्स, उस टाइम पर आपके पास टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा। जो टेम्परेचर आप दे रहे हैं वो यूज हो रहा है किस चीज को? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या ओवरकम करने में यूज हो रहा होता है। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी एट दिस फेज ट्रांजिशन बिकम व्हाट? कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी एवरेज। सो द सेकंड थिंग इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या? गैसेस की उस वक्त, क्योंकि ये गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो और भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मगर ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन आपके पास ये दोनों स्टेट ऑफ मैटर, वेदर दिस इज गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट, ये दोनों एक दूसरे के साथ इज इन व्हाट? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये अगर यहाँ पर फ्रीजिंग भी था तो ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि एट dynamic equilibrium of the solid and gaseous space we have kinetic energy becomes constant and potential energy what? Respectively increases. Clear? This is the whole story about what? Sublimation. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिपोजिशन पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू।